नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और आज के टैक्स मंत्रा में हूं आपके साथ अनुराग शाह। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इनकम टैक्स बिल 2025 पर, जिस पर संसदीय सेलेक्ट कमेटी ने 32 अहम सिफारिशें दी है। कहीं पुराने नियमों को बदलने की बात हो रही है तो कहीं टैक्स पेयर्स को राहत देने की उम्मीद भी दिख रही है। क्या होगा घर खरीदारों का, एनजीओ और सैलरी क्लास का इस पर असर, ये हम समझेंगे। और क्या ये नया कानून पुराने टैक्स कानून की जगह ले पाएगा, ये भी जानेंगे। तो हमारे साथ है टैक्स मामलों के जाने माने एक्सपर्ट सुनील गर्ग जी, जो आसान भाषा में हमें बताएंगे इन सिफारिशों का क्या मतलब है और क्या आम आदमी को समझना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सुनील गर्ग जी के साथ। सुनील जी, जिस तरह से संसदीय कमेटी ने सिफारिशें दी है इनकम टैक्स बिल को लेकर, जिसमें कैपिटल एसेट की जो परिभाषा है उसमें बदलाव की रिकमेंडेशन दी गई है, इससे आम टैक्स पेयर्स पर क्या असर पड़ेगा और उन्हें इसे किस तरह से समझना चाहिए? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले इनकी बारीकियों को समझने से पहले हम ये कोशिश करते हैं कि नया इनकम टैक्स बिल और पुराने इनकम टैक्स बिल में फर्क क्या है। आपको पता होगा कि हमारे पास जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का था, 64 साल उसको हो गए थे, उसको रिप्लेस करने की बहुत जरूरत थी। और पिछले सेशन में जब माननीय वित्त मंत्री जी ने इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया था और जो लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, तो तब कहा गया था कि ये तो ऐसा लगता है कि पुरानी बोतल में नई शराब है या नई शराब पुरानी बोतल में डाल दी है। लेकिन एक अच्छा काम क्या किया था कि सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई थी एक्ट को। हाँ, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे, पुराने एक्ट को रिइंफोर्स किया गया था एक तरह से। लेकिन जब ये सिलेक्ट कमेटी में गया तो सिलेक्ट कमेटी ने उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, और जहां जहां भी एम्बिग्यूटीज थी, जहां जहां पुराने बिल में और नए बिल में एम्बिग्यूटीज थी और जहां टैक्स पेयर्स को नुकसान होने के चांस थे, उसमें बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन उन्होंने की हैं। जैसे 32 रिकमेंडेशन हमने बताई हैं। पहली बात तो मान लीजिए कि एक क्लैरिफैक्टरी नेचर है, एक्ट वही है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की गई है। जहां तक कैपिटल असेट की आपने बात की होगी, आपको पता होगा कि पिछले बजट में जब 2024 में बजट आया था तो मैडम ने फाइनल कैपिटल असेट्स और कैपिटल गेन में बड़े चेंजेस किए थे। एक तो 12.5%, 12.5% से टैक्स का जो रेट था 12.5 कर दिया था उसको, 10% से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15 से 20 कर दिया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमको मिलती थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, उसको 1 से 1.25 लाख कर दिया गया था। तो कुछ चेंजेस थे। अब जो डेफिनेशन की बात जहां तक आई, उसमें क्या हुआ, जो एफआईआई इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में, उनको ये एक छूट दी गई थी कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कैपिटल गेन के अंदर ही आएगी, क्योंकि कैपिटल गेन पे रिड्यूस टैक्स ऑफ रेट है। अगर बिजनेस इनकम है तो आपका टैक्स का रेट 30% होता है, फॉरेन कंपनी के रेट केस में 40% होता है। तो एफआईआई और इन्वेस्टमेंट फंड को कहा था कि उनको ये छूट मिलेगी, यानी रिड्यूस टैक्स जो कैपिटल गेन का है उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जब नया बिल आया तो उसमें ये अमेंडमेंट नहीं की गई थी, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 25 में अमेंडमेंट की गई थी। तो सिलेक्ट कमेटी ने कहा है कि उस अमेंडमेंट को रिस्टोर किया जाए फाइनेंस बिल 2025 में, जो कि नया एक्ट बनने जा रहा है। उसे फायदा क्या होगा? विशेषकर फायदा होगा जो यूनिट्स खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट फंड के, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड के यूनिट्स आजकल लोग बहुत खरीदते हैं। और आपको पता होगा कि जितने भी यूनिट्स हैं वो पास थ्रू स्टेटस में होते हैं, यानी उनकी जो इनकम होती है वो आके टैक्सेबल होती है, जो बेनिफिशियरी होता है, जो उसमें पैसा लगाता है। अगर उसको कैपिटल गेन से इनकम ही मानी जाएगी तो उस पर टैक्स का रेट आम इन्वेस्टर के लिए कम होगा। आज तो इसलिए जो ये फायदा आम इन्वेस्टर को ही पहुंचने जा रहा है। बिल्कुल, आम इन्वेस्टर को फायदा पहुंचने जा रहा है। इसके अलावा जो और रिकमेंडेशन में कहा गया है कि पेरेंट कंपनी, कॉरपोरेटिव बैंक और जो एमएससी जैसी शब्द है, एमएसआई जैसे शब्द है, उनकी एक जैसी परिभाषा के बारे में भी रिकमेंड किया गया है। तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये क्यों जरूरी है और अभी किस तरह की गड़बड़ी हो रही थी? देखिए अनुराग जी, आपको पता होगा कि इनकम टैक्स एक्ट बहुत सारी डेफिनेशन दूसरे एक्ट से लेके आता है। जैसे एमएसएमई एक्ट की डेफिनेशन को इम्पोज करते हैं, अपनी डेफिनेशन नहीं देता इनकम टैक्स एक्ट, उसके लेके हमेशा एम्बिग्यूटी आती है। जैसे ही एमएसएमई एक्ट में कोई परिवर्तन आता है, और पिछली बार बजट में मैडम ने कहा था कि 500 करोड़ तक की यूनिट भी अब एमएसएमई में आएंगी,
तो सिलेक्ट कमिटी ने कहा है कि आप उस डेफिनेशन को अलाइन कर दीजिए उसके साथ में ही, जो अलग-अलग डेफिनेशन अलग-अलग क्लॉजेज में है, उससे नुकसान होता है एमएसएमई को समझने के लिए। और हमने तो एक रिकमेंडेशन और की थी, एक प्रार्थना और की थी मैडम से कि जैसे एटीआईएसी में आप छूट देते हैं स्टार्टअप को, अब स्टार्टअप की डेफिनेशन आपने स्टार्टअप की डेफिनेशन को सेक्शन में ही डाल दिया एटीआईएसी में ही, तो ऐसी छूट जहां भी एमएसएमई को भी दी जाए और उसकी जो डेफिनेशन है उसको क्लियर कट किया जाए, उसको दूसरे एक्ट से जोड़ने की बजाय अपने एक्ट की अलग डेफिनेशन दीजिए। सिमिलरली पेरेंट कंपनी को लेके, क्योंकि पेरेंट कंपनी का कंसेप्ट हम होल्डिंग सब्सिडी पेरेंट कंपनी का कंसेप्ट हम दूसरे एक्ट से लेके आते हैं, तो जहां भी ये शब्द का इस्तेमाल होता है तो ये एम्बिग्यूटी बन जाती है कि आपको डेफिनेशन कौन सी उठानी है। रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी डेफिनेशन को क्लियर कीजिए, अगर आपको दूसरे एक्ट से लेना है तब भी उसको एज इट इज यहाँ पे क्लेरिफाई कर दीजिए और इम्पोज कर दीजिए। इसके अलावा एक और जो चर्चा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अब म्युनिसिपल टैक्स के बाद मिले, ये भी बताया गया है। तो इस बदलाव अगर ये हो जाता है तो जो घर के मालिक हैं उनको क्या फायदा होगा? आप हम जैसे लोग हैं, क्या जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो अभी की लिमिट है उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी, या फिर जो ज़्यादा म्युनिसिपल टैक्स देता है उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी और ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम होगी? देखिए, जैसे मैंने बताया अभी क्या कानून है, अभी इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें आपको 3 तरह की छूट वो हम देते हैं आपको 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू को डिफाइन करने के 4 तरीके दे रखे थे, या तो जो आपको एक्चुअल रेंट आया या म्युनिसिपल वैल्यू है। इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपके पास है, तो उसकी एनुअल वैल्यू 0 मानी गई थी। लेकिन अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है या रेंट आप कम है और एनुअल वैल्यू ज्यादा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो 30% की छूट आपको मिलती है। एक बात। दूसरी बात, उसमें भी लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद मतलब आपको म्युनिसिपल टैक्स जो आपके डिडक्शन के बाद में 30% की छूट मिलेगी। लेकिन जब नया एक्ट आया, जब नया बिल आया 2025 का, तो उसमें एम्बिग्यूटी रह गई कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है म्युनिसिपल टैक्स से पहले मिलेगी या म्युनिसिपल टैक्स के बाद मिलेगी। तो सिलेक्ट कैबिनेट कमेटी ने कहा है कि आप इसको क्लेरिफाई कर दीजिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगी वो आपको म्युनिसिपल टैक्स के बाद मिलेगी। यानी 100 रुपए आपका रेंट है, आपने 10 रुपए म्युनिसिपल टैक्स जमा करवाया, 90 रुपए का 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, ताकि उसको बेनिफिट हो, क्लेरिफाई हो जाए, उसका क्लेरिफाई हो जाए। क्लेरिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर छूट जो है अब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड प्रॉपर्टी दोनों पर मिलेगी, तो इससे टैक्स पेयर्स को कितना फायदा होगा, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए अनुराग जी, एक बात आप मान लीजिए, पहले तो अगर आप नए टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर जो ब्याज की छूट है वो आपको नहीं मिलती है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आपकी रेंटल वैल्यू 0 होती है। तो उस केस में होता क्या था कि 2 लाख रुपए की छूट आपको कैरी फॉरवर्ड मिल जाती थी। आप 2 लाख रुपए तक का लॉस एडजस्ट कर लिया करते थे दूसरी इनकम से। अब चूंकि नए रिजीम में उसको हटा दिया था, लेकिन रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि आपको जितना भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड है उसकी छूट मिलती है, 30% डिडक्शन मिलती है और म्युनिसिपल टैक्स की छूट मिलती है। अब सिलेक्ट कमेटी ने कहा है कि आप क्या कीजिए कि आपने एक तो ये क्लेरिफिकेशन दे दिया कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगी वो म्युनिसिपल टैक्स काटने के बाद मिलेगी। और म्युनिसिपल टैक्स भी आपको पता होगा जो नियम क्या कहता है कि जिस साल में आप पे करोगे, अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किया है तो आपको छूट नहीं मिलती है। नियम वही रखा है अभी भी। साथ में ये कह दिया कि आप इस छूट को कंटिन्यू कीजिए कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वाले भी इसका बेनिफिट ले सकें, इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। बिल्कुल, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाले भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर सके, ये रिकमेंडेशन है। इसके अलावा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम की पुरानी परिभाषा को भी वापस लाने की सिफारिश की गई है। तो आपके मुताबिक ये रिकमेंडेशन क्यों की गई है और इससे क्या इम्पैक्ट होगा? आज ही इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ है कि अगर एडजस्टेड टोटल इनकम की डेफिनेशन को चेंज नहीं किया गया तो जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और विशेषकर एलएलपी के माध्यम से, देखिए पहले समझिए कि एडजस्टेड टोटल इनकम का कंसेप्ट क्या है। आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनियां जीरो टैक्स दिया करती थी और बाद में सरकार मैट लेके आ गई, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो लेके आई थी कंपनीज के लिए, उसमें यह कहा गया था कि अगर आपका प्रॉफिट पे टैक्स नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको मिनिमम 15% टैक्स देना है। यानी आपके कंपनी में प्रॉफिट है लेकिन इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन डिडक्शन क्लेम करने के बाद में आपका टैक्स नहीं बन रहा है तो आपको मैट देना पड़ेगा। तो वो हम मैट देते हैं। पहले उसका रेट 18.5% था, फिर 15% कर दिया। और जो मैट आप देते हो अनुराग,
वो आपको अगले 15 सालों के लिए आपको उसका क्रेडिट मिलता है। ये पर्पज़ ये था कि आप ज़ीरो टैक्स कंपनी ना हो, आप टैक्स सरकार को ज़रूर दें, आपका आउटफ्लो ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह से जो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी थे, उनके केस में कहा गया था कि आपको अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स दे रहा है एएमटी और उसपे 18.5% का रेट एट प्रेजेंट है। अब होता क्या था कि जब आप बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो उसमें कैपिटल गेन की अगर इनकम आपके पास में आ रही है, तो उसको सेपरेट कर दिया करते थे, जो नया बिल आया। अब उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में मान लीजिए आप एक एलएलपी कंपनी है और एलएलपी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है शेयर्स में या स्टॉक्स में या सिक्योरिटीज में, जहां पे आपको बेनिफिट होना चाहिए कि आपको टैक्स रेट 12.5% होगा या 20% होगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में इन्वेस्ट किया है, तो आपको 12.5% टैक्स देना, ये आपको पता ही है नए रिजीम के हिसाब से। लेकिन जब एडजस्टेड टोटल इनकम की डेफिनेशन को चेंज किया गया नए बिल में, देखिए बिल मैं फिर बता रहा हूं, अभी बिल लोकसभा से पास नहीं हुआ है, पेश हुआ था, सिलेक्ट कमेटी हो गया था, अब उसकी रिकमेंडेशन के बाद में पेश होगा। और जो बारीकियां थी, जहां पे एम्बिग्यूटी थी, उसको चेंज करने का प्रयास है। सरकार की इंटेंशन ऐसी नहीं थी, लेकिन शब्दों के कारण से ऐसा महसूस हो रहा था कि इस जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, उसमें स्पेशल रेट की जो इनकम है, उसको अलग कर दिया जाएगा। अब उससे फर्क क्या पड़ता? उससे फर्क ये पड़ता है कि आपको एक्चुअल में जो टैक्स का रेट है, वो तो 12.5% है कैपिटल गेन पे, लेकिन आपको एएमटी पे करना पड़ता और 18.5% पे करना पड़ता। बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना थी। सिलेक्ट कमेटी ने उसको पकड़ लिया और कहा है कि नहीं, आप उस एडजस्टेड टोटल इनकम को पुरानी जो आपकी डेफिनेशन है, उसी को रीइंस्टेट कर दीजिए, एम्बिग्यूटी को हटा दीजिए, ताकि जो स्पेशल रेट का फायदा है, रिड्यूस्ड टैक्स का फायदा, देखिए कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट या रिड्यूस्ड टैक्स का रेट क्यों दिया गया है सरकार ने 12.5% या 20% का? इसलिए दिया गया था कि लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें, उससे कंपनी को कैपिटल मिले और देश की ग्रोथ हो, जीडीपी की ग्रोथ हो। तो अब ये अच्छा मूव है, उसमें कहा है कि एडजस्टेड टोटल इनकम की जो डेफिनेशन है, उसको पुराने को रिटेन किया जाए, ताकि जो स्पेशल रेट की इनकम है वो स्पेशल रेट पे लगे, बाकी इनकम पे आपको मैट लेना है वो 18.5% पे ले लीजिए। ये अगर लागू होता है क्लेरिफिकेशन के बाद, तो इससे कंपनियों को फायदा होगा या फिर उनकी टैक्स लायबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी? नहीं, कंपनी को फायदा होगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपकी ये डेफिनेशन को नए बिल में जो वर्ड्स थे, अगर वैसा ही रखा जाता, तो आपका एएमटी स्पेशल रेट से भी ज्यादा हो जाता। अब उस केस में क्या होगा कि आपको जो स्पेशल रेट की इनकम है वो स्पेशल रेट पे लगेगी। अदर इनकम जो ग्रुप प्रॉफिट होगा, अगर उस पर टैक्स नहीं बन रहा है, तो फिर आपको 18.5% देना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो मैट है, हम मैट कहते हैं कंपनी के केस में, एएमटी कहते हैं नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के केस में। कंपनी के केस में मैट 15% है, नॉन कॉर्पोरेट कंपनी के केस में, एसएससी के केस में, जैसे एलएलपी फर्म है, फर्म्स हैं, एलएलपी हैं, उनके केस में 18.5% है। इस चेंज के बाद में या इस रिकमेंडेशन के बाद में अब आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स आपका कम हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन है, वो उससे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। जिन लोगों की आय सिर्फ टीडीएस या टीसीएस से जुड़ी है, उनके लिए भी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं हो, ये भी रिकमेंडेशन दिया गया है। तो इससे टैक्स सिस्टम में कितनी सरलता आएगी और आप इसे कितना बड़ा कदम मानेंगे कि भाई जो इतना नहीं कमा रहा है उसका टीडीएस टीसीएस कट गया है और उसको आसानी से मिल जाए? नहीं तो रुकना काफी पड़ता है, क्योंकि अगर उदाहरण के लिए अगर आपका टीडीएस है अप्रैल मई में कट गया, फिर जुलाई 31 जुलाई के बाद तक रिटर्न फाइल होगा और रिफंड आते आते सितंबर अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, तो करीब करीब जो आपका ही कमाया हुआ पैसा है वो आपको 12-15 महीने बाद मिलता है। तो इसको, ये अगर इम्प्लीमेंट हो गया, तो आप इससे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, इसमें थोड़ी-सी एम्बिग्यूटी है। देखिए 3 तरह की रिकमेंडेशन की है टीडीएस को लेके सिलेक्ट कमिटी ने। पहला रिकमेंडेशन तो क्या किया है कि मान लीजिए आपकी इनकम पर रिफंड आ रहा है, टैक्स ज़्यादा आपका काटा जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट ले लिया करते थे। अगर किसी एनआरआई से हमने इनकम प्रॉपर्टी परचेज की, अगर आप किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उस केस में आपको जो टीडीएस विथहोल्ड करना पड़ता है, वो पूरे के पूरे अमाउंट पे करना पड़ता है। मान लीजिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वो आप खरीद रहे हैं, तो पूरे 2 करोड़ रुपए पर आपको टैक्स विथहोल्ड करना पड़ता था। तो लोअर डिडक्शन को लेके कहा है कि आपको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट हम जो क्लेम करते हैं या लेते हैं, और बाकी मान लो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, आप सीनियर सिटीजन है और आपके पास में टीडीएस, आपकी इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो आप लोअर डिडक्शन के लिए जा सकते थे। लेकिन अब बीच में इन्होंने क्या कर दिया था कि लोअर डिडक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, सेक्शन 197 जो पुराना है। अब
सिलेक्ट कमेटी ने कहा है कि आप लोअर डिडक्शन को नील पर भी रिकमेंड कीजिए कि अगर टैक्स वास्तव में नहीं बनता है तो आपको जरूरी क्यों है टैक्स लेना उससे। अगर उस पर नील टैक्स बन रहा है, वो सर्टिफाई कर रहा है या असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है, तो आप नील का सर्टिफिकेट दे दीजिए। दूसरा जो चेंजेस है वो ये है कि लोगों को ये कंफ्यूजन था कि अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरी तो फिर आपको टीडीएस का जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा। या दूसरा रिकमेंडेशन जो बिल में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था कि बिलेटेड रिटर्न केस में आपको एटीसी की छूट भी नहीं मिलेंगे। बहुत सारी छूटें हैं, बहुत सारी डिडक्शन जो नहीं मिलती हैं अगर आपने ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं भरी। जैसे आप कैपिटल, आपका कोई लॉस है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब नया बिल आया उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि चैप्टर 7 की जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए एक एम्बिग्यूटी हो गई थी, तो सिलेक्ट कमेटी ने कहा है कि ऐसा ना कीजिए। आप क्या कीजिए कि आप जो नॉर्मल डिडक्शंस हैं, एटीसी, एटीडी, अगर आप ओल्ड रिजीम में, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरी है तब भी आपको रिफंड मिलेगा। जहां तक सवाल है टीडीएस और टीसीएस का, देखिए अगर आपका टैक्स अमाउंट और टीडीएस अमाउंट सेम है, आपने फुल्ली टैक्स पेड है, तो उसको आपको रिटर्न भरने की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बाकी जो प्रोविजंस है उसको लेके आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस में या कुछ सिचुएशन में आपको रिटर्न भरनी है। रिटर्न भरने का दो पर्पज होते हैं अनुराग। एक पर्पज होता है कि आप ट्रैक करते हैं उस आदमी को, और दूसरा पर्पज होता है टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इस रिकमेंडेशन पे वित्त मंत्री जी मानेंगी। शायद ये वैसे ही रिस्टेट किया जाएगा कि रिटर्न भरना जरूरी होगा। करना जरूरी होगा, तो बहुत से लोग जो मान रहे थे कि टैक्सेबल आय नहीं है और टीसीएस और टीडीएस कटा है और वो तुरंत मिल जाएगा। अगला सवाल सर, मैं ये एक और रिकमेंडेशन है, धार्मिक और सामाजिक काम एक साथ करने वाले संगठनों के लिए नियम जो है स्पष्ट नहीं किए गए हैं, तो इसको किस तरह से समझा जाए? क्या इसमें और एम्बिग्यूटी अभी भी बनी हुई है? बहुत एम्बिग्युइटी है, और मुझे लगता है कि चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को लेके सरकार 2 कदम आगे जाती है, 4 कदम पीछे हो जाती है। अगर आप तो बजट फॉलो करते हैं, पिछले 7-8 सालों से आप फॉलो, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि हर बजट में माननीय वित्त मंत्री जी चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट को लेके बहुत सारे परिवर्तन करती है। सरकार एक क्लियर स्टैंड नहीं ले पाती है। इस बार भी क्या हुआ, 3 रिकमेंडेशन किए हैं सिलेक्ट कमेटी ने, और तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। शायद जब बिल ड्राफ्ट हो रहा था तो ये गलती सरकार से हो गई, या ड्राफ्टिंग एरर हो गई है, या मोर क्लैरिफिकेशन के लिए की गई है। पहली बात तो, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, जो रजिस्टर्ड होता है धारा 12 AB में, उसको 85% खर्चा करना होता है, बाकी 15% को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और उस पर टैक्स नहीं लगता। ये एक नियम है हमारे यहाँ पर। लेकिन उसमें जो कंफ्यूजन था रिसीट और इनकम को लेके था कि रिसीट पे टैक्स है या इनकम पे टैक्स है। तो कहीं कहीं एम्बिग्यूटी क्या आ गई थी, कहीं उन्होंने इनकम लिख दिया था, कहीं रिसीट पे टैक्स लगाने की बात कर दी थी। तो सिलेक्ट कमेटी ने कहा कि साहब रिसीट टैक्सेबल नहीं होती है, आप इनकम के कंसेप्ट को रखिए। तो एक ये बड़ा परिवर्तन, या एक जो ये सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनकम के कंसेप्ट को ही रखिए, रिसीट के पे आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, जहां पे आपको चैरिटेबल और रिलीजियस डिडक्शंस में 30% की एनोनिमस डिडक्शन टैक्स लगता था, उसके लेके भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी है कि अब जो एनोनिमस डिडक्शन होगा उस पर 30% की छूट होगी। एक और समस्या क्या है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो चैरिटेबल का काम कर रही हैं, उनको लेके नियमों में आपस में बड़ा क्लैश है। जैसे गौशालाएं हैं, धर्मशालाएं, वो चैरिटी कर रही हैं, लेकिन अगर वो डोनेशन के अलावा इनकम लेती हैं तो उनका 12AB कैंसिल हो जाता, मतलब 12AB का बेनिफिट नहीं मिलता है उनको। अगर 20% से ज्यादा आपकी रिसीट्स हैं अदर देन द डोनेशन, या टोटल रिसीट्स का 20% ज्यादा कमर्शियल रिसीट्स हैं, तो सरकार, अभी ये रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनको एट पार्ट लाने की जरूरत है कि जो प्योर चैरिटी कर रही है, जैसे गौशालाएं हैं, धर्मशालाएं, और जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अदर अदर कैटेगरी में डालना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है कि रिसीट और जो चैरिटेबल पर्पज है, और एप्लीकेशन को लेके भी रिकमेंडेशन किया गया है कि जो एप्लीकेशन का कंसेप्ट है उसको रीइंस्टेट करो, जो पुराने एक्ट में था वही है। इस बार जो एप्लीकेशन में आपने एम्बिग्यूटी डाल दी है उसको दूर करने की जरूरत है। दूर करने की जरूरत है सर। इसके अलावा जुर्माने में हो सकता है में और जरूरी है, में और शैल, इन शब्दों के फर्क से क्या कोई दुरुपयोग हो सकता है? इसको आप कितना बड़ा मानते हैं, और क्या इसको भी सरकार अब क्लैरिफाई कर रही है, में और शैल को, यानी हो सकता है और जरूरी है? बहुत फर्क पड़ता है सर, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मे का मतलब है डिस्क्रिशन और शैल का मतलब है जरूरी, आम भाषा में समझे तो।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार कहा है कि जो पेनल्टीज़ होती हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती हैं, वो खाली डिटरेंट है। देखिए, अनुराग हमारे इनकम टैक्स एक्ट में क्या है अनुराग जी, कि आप टैक्स लेते हैं, उसके बाद में आप ब्याज लेते हैं और ब्याज भी जो जितना लेते हैं वो पेनल्टी के नेचर का है। उसके बाद आप फिर पेनल्टी इम्पोज़ करते हैं। पेनल्टी 50% से लेके और 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट तक लगती है। तो पेनल्टी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर पेनल्टी में शैल शब्द का इस्तेमाल है, तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट पेनल्टी लगानी ज़रूरी है। और पेनल्टी के लिए कोर्ट्स ने कहा है कि आप रीज़नेबल कॉज़ आप देखिए, आप उसको सुनिए, उसको अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिए। तो आपको इसको डिस्क्रिशनरी ही बनाना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ ही बनाना पड़ेगा, उसको ज़रूरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप समझिए कि इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न हो जाएगा कि आप जहाँ टैक्स भी दे रहे हैं, मतलब ब्याज लगा के 100% टैक्स हो जाता है, उसके बाद 200% पेनल्टी भी आपने लगा दी है, तो बहुत दिक्कत होगी। तो सेलेक्ट कमिटी ने कहा है कि इसको चूज़ी होना पड़ेगा और जहाँ पे आप चाहे मे या शैल का इस्तेमाल है, लेकिन इस तरह से इस्तेमाल करना है आपको ताकि वो डिस्क्रिशनरी रहे, वो मैंडेटरी ना हो। डिस्क्रिशनरी रहे, मैंडेटरी ना हो, ये देखना बहुत जरूरी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो काफ़ी आगे तक हो सकते हैं। आखिरी सवाल सर, वक्त की कमी है। 1961 वाले टैक्स कानून के पुराने जो कोर्ट केसों का असर नए बिल में कैसे जारी रखा जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा हम चेंज नहीं कर रहे, केवल सुधार कर रहे हैं। इसको लेके बहुत सारी शंकाएँ बताई गई थी, पर मुझे लगता है कि सरकार ने क्लैरिफ़ाई कर दिया, सिलेक्ट कमिटी ने क्लैरिफ़ाई कर दिया कि जो उनका स्टेटस होगा, वो एज़ इट इज़ होगा। हाँ, इंटरप्रिटेशन को लेके अब चूँकि कुछ नए शब्दों का प्रयोग है, कुछ नए प्रोविज़न्स का प्रयोग है, उसको लेके कहीं एम्बिग्यूइटी हो सकती है, पर सरकार ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि उनका जो स्टेटस होगा, वो सिमिलर माना जाएगा पुराने एक्ट में और नए एक्ट में। तो इसलिए उसमें कोई एम्बिग्यूइटी नहीं बची है अब, और मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम भी है, क्योंकि अगर आप उसको इतिहास के पन्नों को दोबारा पलटना शुरू कर देंगे, तो फिर आप 20 साल पीछे पहुँच जाते, तो वही स्टेटस कंटिन्यू करेंगे सर। इतिहास के पन्नों को, बहुत बड़ी बात कही सर, आप इस इतिहास के पन्नों को ज़्यादा पलटते हैं तो हम पीछे पहुंच जाते हैं। आखिर में सर, बहुत शॉर्ट में आपसे समझना चाहूँगा, एज ए टैक्स एक्सपर्ट, और जो पूरी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई फर्टर्निटी थी, अब इन रिकमेंडेशन के बाद आपको लगता है कि और जो क्लैरिटी थी वो मोटा मोटा आ गई है और अब इतनी शक शंकाएं नहीं रह बची है? नहीं, मुझे लगता है कि सिलेक्ट कमिटी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है, बड़ा शानदार कार्य किया है, बड़ी बारीकी से सारे इसको पढ़ा गया है और जहाँ-जहाँ भी शंका, समाधान, एम्बिग्यूइटी थी, उनको दूर करने की कोशिश की गई है और इसको लागू करने के बाद में जो नया एक्ट इम्प्लीमेंट होगा, जैसे मैंने बताया था कि 1 अप्रैल 26 से मैडम ने कहा था कि हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। पर इसके अलावा अनुराग जी, मुझे लगता है कि सरकार को अभी भी इनकम टैक्स एक्ट में लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। लिटिगेशन बढ़ता जा रहा है। अभी रिपोर्ट है कि 6 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग है लिटिगेशन के, और जो टैक्स की डिमांड है 48 लाख करोड़ की पेंडिंग डिमांड, एक अनुमान ऐसा कहा जाता है। जबकि हमारी टैक्स की कलेक्शन 24 लाख करोड़ के आसपास है 1 साल की। यानी जितनी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, उससे डबल अमाउंट का अगर लिटिगेशन में अमाउंट है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं या तो इंटरप्रिटेशन का इश्यू है या आयकर विभाग और एसएससी के बीच की समझ का फ़र्क है। तो इस लिटिगेशन को दूर करने के लिए भी एक प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लिटिगेशन से समय भी बर्बाद होता है, रिसोर्सेज़ भी बर्बाद होते हैं और सरकार को टैक्स भी नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि अगले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी इस पे ज़रूर ध्यान देंगी कि लिटिगेशन मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे इनको कम किया जाए ताकि टैक्स पेयर और सरकार के बीच में सामंजस्य बना रहे। बिल्कुल, लिटिगेशन को कैसे कम किया जाए, अगले बजट में सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो सेलेक्ट कमिटी की 32 अहम सिफारिशें हैं, उनमें क्या क्या मेन बिंदु हैं, ये आपने सर हमारे दर्शकों को बताया आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये टैक्स मंत्रा के इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।